जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अलंकार पढ़ लिए हैं हमने, है ना। यदि आपने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो प्ले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अपनी जो है आप तैयारी कर सकते हैं अलंकार की। मैंने अलंकार को अच्छे से समझाया हुआ है और साथ ही ये सभी बच्चों के लिए जो क्लास 8th 9th और जो 10th में जो बच्चे हैं अभी या जो जाने वाले हैं, उनके लिए भी ये अलंकार जो है मोस्ट टाइम पे, चाहे वो किसी भी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप क्लास 8th 9th और 10th बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार मैंने करवाए हुए हैं। तो उसकी लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, और आज मैं आपके लिए जो है रस लेकर आया हूँ। ये रस भी जो है क्लास 8th 9th और 10th सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान से समझिएगा और प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या दिया है, रस किसे कहते हैं ना। फर्स्ट जो डेफिनेशन है ये आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, जब आप नाइन्थ में जाओगे तो उसकी एग्जाम होगी हाफ ईयरली की, है ना, अर्धवार्षिक त्रैमासिक जो एग्जाम होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कि रस किसे कहते हैं, है ना। तो रस किसे कहते हैं, किसी काव्य मतलब कविता, ठीक है, साहित्य मतलब जो कहानी लिखी होती है ना, जो एक जैसे हमारी बुक है, ये जो बड़े बड़े जो ग्रंथ होते हैं उनको हम साहित्य कहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो ग्रंथ होते हैं उनको साहित्य कहा जाता है। किसी काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने देखने से पाठक मतलब पढ़ने वाले, श्रोता मतलब सुनने वाले, है ना। मतलब जो भी कविता है या जो ग्रंथ है, कविता है या ग्रंथ हो, है ना, उनको पाठक मतलब पढ़ने वाले, श्रोता मतलब सुनने वाले, है ना, को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य में रस कहते हैं। मतलब कहने का मीनिंग यही है कि जो कविताएं होती हैं या जो पुराण होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उनको पढ़ने वाले, है ना, उनको पढ़ने वाले या सुनने वाले जो आनंद की अनुभूति करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम रस कहते हैं। उसे ही काव्य में क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने या देखने से, है ना, पढ़ने सुनने देखने से पाठक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही काव्य में रस कहते हैं। ठीक है, हो गई डेफिनेशन याद। ठीक है, तो यही के यही आप याद कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं रस। अब हम देख रहे हैं सेकेंड है, रस के कितने अंग हैं। देखो रस के जो प्रकार होते हैं वो अलग होते हैं और अंग अलग होते हैं। ठीक है, रस के प्रकार अलग होते हैं और अंग अलग होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, अंग और प्रकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मॉडल एग्जाम में भी, और जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो किसी भी, यदि उसमें हिंदी सब्जेक्ट है तो ऐसे ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे वो कि रस के कितने अंग हैं, रस के कितने अंग हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, या उसको इस संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी हम कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद हो गया रस के कितने अंग, 4 अंग। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट देखो, रस के 4 अंग हो गए। अब देखो नेक्स्ट है रस कितने प्रकार होते हैं, मतलब रस के कितने प्रकार होते हैं। जो रस है, रस के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, है ना। ऊपर क्या पढ़ा था हमने, रस के अंग पढ़े थे। ठीक है, तो अंग अलग होता है, प्रकार अलग होते हैं। ठीक है, इनमें दोनों में डिफरेंस है। तो रस के कितने प्रकार हैं, तो याद रखना रस के कितने, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रस के कितने प्रकार हैं। तो रस के 10 प्रकार हैं। कितने प्रकार है, 10 प्रकार है। रस के कितने अंग है, रस के 4 अंग है। ठीक है, तो रस के कितने प्रकार है, 10 प्रकार है। कौन कौन से हैं, देखो ये रस है इधर और इधर स्थायी भाव, स्थायी भाव। ठीक है, इधर रस है और उसमें उसके अंदर है स्थायी भाव। ठीक है, मतलब श्रृंगार रस होगा तो क्या होगा, रति होगी। क्या होगी, रति। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, हास मतलब यदि आप ऐसा कोई काव्य हास, जिस ऐसी कोई पंक्ति है, लाइन, कविता लिखी हुई है जिसको पढ़ने से हमको हंसी आती है, जिसको पढ़ने से हमको क्या होता है, हंसी आती है, उसमें हास्य रस है। ठीक है, और ऐसी कोई पंक्ति जिसको हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 नायक और नायिका, है ना, यदि हम उनको इंग्लिश में बोले तो हीरो और हीरोइन, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, नायक और नायिका के मिलने का या बिछड़ने का जो लाइन, जो कविता मिलने या बिछड़ने का जो क्या होता है, वर्णन होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस। करुण या शोक, मतलब जहां पर कोई लाइन, हम कोई कविता पढ़ रहे हैं और उसमें हमको दुख का अनुभव हो रहा है, क्या हो रहा है, दुख हो रहा है हमें वो लाइन को पढ़ने से, तो वहां पर कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। क्रोध
रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। तो ऐसी कविता की लाइन जिसको हम पढ़ते हैं तो हमको क्या आता है? क्रोध आता है। जिसको हम पढ़ते हैं उस तो क्या आता है? हमें क्रोध आता है। तो उसमें कौन सा रस होगा? उस कविता में रौद्र रस होगा। वीर रस, वीर रस। अब वीर रस मतलब ऐसी कोई कविता जिसको हम पढ़ते हैं तो हमें क्या फीलिंग आती है? उत्साह का अनुभव होता है। हमें क्या होता है? उत्साह का अनुभव होता है। ठीक है, वीर रस का लिए उत्साह को, उत्साह मतलब हमारे अंदर आता है कि हाँ ऐसा ऐसा हमको भी करना चाहिए, है ना, ऐसा उत्साह हमारे अंदर आता है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, भयानक रस मतलब ऐसी कोई पंक्ति कविता है जिसको हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है? डर लगता है। जो कविता है या कोई सी कविता है तो उसको हम पढ़ते हैं तो हमको डर लगता है, तो वहां पर कौन सा भयानक रस होगा? तो भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स, जुगुप्सा, घृणा। तो मतलब ऐसी कोई पंक्ति हम पढ़ते हैं जिससे हमको नफरत होती है, उस पंक्ति से ही या उससे ही। ठीक है, तो वहां पर होता है विभत्स रस। विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। इधर दिया है 8th वाला दिया है अद्भुत। अद्भुत का विस्मय मतलब ऐसी कोई पंक्ति जिससे हमको आश्चर्य अनुभव होता है कि अरे बाप रे ऐसा हो जाता है ना, मतलब ऐसी कोई हमको पता चलता है कविता से, तो वहां पर होता है अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। ठीक है, शांत रस। शांत रस में क्या होगा? शांत रस में ऐसी कोई पंक्ति जिसको हम पढ़ते हैं तो हमको क्या अनुभव होता है? शांत या पश्चाताप होता है कि अरे हमने ऐसा क्यों किया, या हमको शांति मिलती है ना, तो वहां पर होता है शांत रस। वात्सल्य रस कहाँ होता है? वात्सल्य रस जैसे माँ बेटे का प्रेम, है ना, माँ बेटे का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, जो ये प्रेम होता है ये वात्सल्य के अंतर्गत आता है। तो वात्सल्य मतलब वत्सल या प्रेम। ठीक है, प्रेम तो कौन सा प्रेम? माँ बेटे का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, ये है वात्सल्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, और बालक का प्रेम है ना, ये किसके अंतर्गत आता है? वात्सल्य के अंतर्गत आता है। तो 10 टाइप से इनके स्थायी भाव आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और आप जो भी एग्जाम दोगे, आप 9th की एग्जाम हो या 10th बोर्ड एग्जाम हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सी भी एग्जाम हो, यदि हिंदी सब्जेक्ट है तो 100% है कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन? आपसे पूछ लेंगे कि शांत रस का स्थायी भाव बताइए। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? यदि आपको याद होगा तो आप बता दोगे, निर्वेद, है ना। मैं आपसे पूछ लूं कि रौद्र रस का स्थायी भाव बताओ, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है रौद्र रस का स्थायी भाव? क्रोध होता है। ठीक है, क्या होता है? क्रोध होता है ना। तो ऊपर भी आपसे क्या पूछ लेंगे कि रस के कितने अंग होते हैं, ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, तो हमने रस पढ़ ली है, रस के कितने अंग है और रस के कितने प्रकार होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं छंद। ठीक है, छंद की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही तो फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब छंद। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम छंद पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और प्लीज़ आप इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक, 9th हो या 10th हो या 8th एग्जाम हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल इनको ध्यान से समझिएगा और अभी के अभी याद आपको हो जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो छंद किसे कहते हैं? तो फर्स्ट है जब वर्णों की संख्या, मतलब वर्ण मतलब अ क ख ग, जो ये वर्ण होते है ना, अ क ख ग जो ये होते हैं ना, क है, ख है, ग है, ये सारे क्या होते हैं? अ है, ई है, ये सारे क्या? वर्ण। तो जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना, है ना, मात्रा गणना तथा यति गति। तो यहाँ क्रम मतलब, क्रम का मतलब एक सीक्वेंस होता है ना, एक सीक्वेंस। मात्रा गणना मतलब उनमें मात्राएं होती है। मात्रा ये वाली मात्रा नहीं, मात्रा ये होती है, एक तो मात्रा का चिन्ह एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये लघु है, इसको दीर्घ मात्रा बोला जाता है। ये लघु है और ये दीर्घ है। ठीक है, आप आगे जाके समझोगे। ठीक है, तो मात्रा गणना तथा यति गति आदि नियमों का, यति मतलब विराम, यति मतलब क्या होता है? विराम। ठीक है, तो मात्रा गणना तथा यति गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद्य रचना, पद्य रचना, पद्य रचना मतलब कविता है, काव्य है ना, दोहे हैं, है ना, दोहा, छंद, जो जितने भी होते हैं ये पद्य रचना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति आदि को ध्यान में रखकर पद्य रचना की जाती है तो उससे वहां पर छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम छंद कहते हैं।
ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद यही रखना है कि वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना, यति, गति तथा आदि आदि नियमों को ध्यान में रखकर, नियम है ये सारे, क्या है, नियम, आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद्य रचना की जाती है, उसे छंद कहते हैं, ठीक है। तो यहीं के यहीं आपको याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब देखो छंद के कितने अंग है, तो छंद के प्रकार अलग होते हैं और अंग अलग होते हैं। जैसे रस के अंग अलग हुए थे, प्रकार अलग हुए थे, वैसे ही यहाँ पर छंद के अंग अलग हैं और प्रकार अलग है। प्रकार मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो छंद के कितने अंग हैं, तो छंद के 7 अंग हैं। कितने, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, मॉडल स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छंद के कितने अंग हैं। तो छंद के कितने अंग हैं, छंद के 7 अंग हैं। कितने अंग हैं, 7 अंग हैं। कौन कौन से, चरण या चरण को पद भी बोला जाता है, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति, यति को विराम भी बोला जाता है, और तुक, ठीक है। तो ये 7 अंग है, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले छंद के प्रकार। देखो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं छंद के कितने प्रकार होते हैं ना, प्रकार देखने जा रहे हैं। अभी हमने देखे थे अंग, है ना, कितने अंग होते हैं छंद के, छंद के 7 अंग होते हैं। प्रकार कितने होते हैं, प्रकार यहाँ पे 3 है ना, 3 प्रकार है। आपने शायद अपनी बुक्स में या क्लास 8th में या क्लास 9th में, जो भी जिस क्लास में आप अभी हो, उसमें आपने शायद 2 प्रकार पढ़े होंगे, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, है ना, ऐसा आया और आपको दे दिए ऑप्शन 2, 3, 4 ऐसे दे दिए, तो आप किस पर टिक लगाओगे, आप 3 पे टिक लगा देना, ठीक है। और यदि 3 नहीं दिया हो, 2 दिया हो, तो 2 पर टिक लगा देना कि छंद 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन यदि 3 दिया है ना, 3 ऑप्शन दिया है, तो उसमें 3 पर ही टिक आप लगा के आना, ठीक है। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो वर्णिक छंद क्या होता है ये समझ लो, जिन छंदों में केवल वर्णों के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है। वर्णों के आधार पर, जैसे अ, क, ख, ग मैंने अभी बताया था आपको, है ना, तो निर्धारण किया जाता है, तो वहां वर्णिक छंद होता है। अब नेक्स्ट है मात्रिक छंद। जिन छंदों में केवल मात्राओं के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है, वहां पर मात्रिक छंद होता है, ठीक है। मुक्तक छंद क्या है, तो मुक्तक छंद ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। मुक्तक छंद नियमबद्ध नहीं होते, इनमें कोई नियम नहीं होता है। जैसे ऊपर क्या है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, ठीक है। याद रखना, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। वर्णिक छंद किसे कहते हैं, वर्णों की गणना की जाती है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है, ठीक है। ये आपको याद हो गई, है ना, तीनों डेफिनेशन हो जाएगी आपको, ठीक है। मुक्त छंद में कोई भी नियम नहीं होता, इसमें कोई भी नियम नहीं होता है, और नियमबद्ध नहीं होते, इनमें कोई नियम नहीं होता है। सिर्फ स्वच्छंद गति और भावपूर्ण यति ही मुक्तक छंद की पहचान है, ठीक है। मतलब स्वच्छंद गति मतलब एक गति होती है उसमें एक बोलने की, जैसे है ना, जैसे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, तो एक ये गति है ना। जरूरी नहीं कि इसमें ये मुक्तक छंद है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक लय है, एक स्वच्छंद गति है उसमें, ठीक है। भावपूर्ण यति मतलब उसमें एक भाव है, एक उसमें क्या है, एक भाव है ना। यति मतलब विराम है, उसमें चाह नहीं में सुरबाला के, ये हमने रोक दिया, तो ये यति हो गई। चाह नहीं में सुरबाला के, फिर आएगा गहनों में गूथा जाऊं, तो यहाँ पे जो हमने कोमा लगाते हैं ना, जब हम कोमा लगाते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर यति हो जाती है, विराम हो जाता है। मुक्तक छंद की पहचान है। अब देखो मुक्तक छंद को किसने दिया था, मुक्तक छंद नाम किसने बताया था, तो ये बताया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसने खोजा था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिख लीजिएगा प्लीज आप इसे, कि मुक्तक छंद की खोज किसने की थी, या मुक्तक छंद को किसने बताया था, है ना, किसने खोजा था। तो कौन किसने खोजा था, लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्तक छंद को सामने लाया था, उन्होंने खोजा था इसको, ठीक है, किसको, मुक्तक छंद को, ठीक है। तो ये प्लीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखिएगा। देखो फ्रेंड्स, तो हम देखने जा रहे हैं अब चौपाई छंद और दोहा छंद। ये जरूर एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपके, ठीक है। मॉडल एग्जाम में एक
क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन, तो प्लीज आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और यदि आपको दूसरा शोर सुनाई दे रहा है तो प्लीज उसको मत सुनिएगा, अपने यहाँ पर फोकस कीजिए कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये मिस मत करना प्लीज, इनको अच्छे से आप ध्यान से समझ लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी प्लीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आप जहाँ तक पढ़ोगे ना 9th 10th 11th 12th वहां तक आपको ये काम आएंगे, और जो भी आप एग्जाम दोगे ना वहां पर भी ये पूछे जाते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, चौपाई छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो यह एक सममात्रिक छंद है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि चौपाई छंद कैसा छंद है, तो कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। मतलब सममात्रिक छंद, सम मतलब जो 2 की टेबल से 2 की टेबल से क्या डिवाइड हो जाए, 2 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, उसे हम सम कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो सममात्रिक छंद मतलब इसमें भी जो भी मात्रा होगी, मात्रा की संख्या होगी, वो क्या होगी, सम होगी, है ना। तो देखना ध्यान से, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। हर चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हर चरण में 16 मात्राएं होती है। तो यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। और इसमें हर चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ठीक है। तो हर चरण में जो है इसमें 4 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 4 चरण होते हैं, ठीक है। हर चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। आया समझ में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मॉडल एग्जाम में। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में या 21 में या 20 में पूछा गया है। जो ओल्ड पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने ओल्ड पेपर भी सारे करवाए हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस 5 सालों के मैंने ओल्ड पेपर करवा चुका हूँ मैं मॉडल स्कूल के, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम जो 3 अप्रैल को होने वाली है। तो यदि आपने वो सारी वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मेरा आप चैनल खोलिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ऑलरेडी मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ मॉडल स्कूल के, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम जो 3 अप्रैल को होने वाली है, तो आप उसकी तैयारी अपने से अच्छे से कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, बहुत ही वेरी मोस्ट एमपी जो है मैंने उसमें क्लासें ली हैं। तो आप वो प्लीज़ यदि नहीं देखिए तो उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए, ठीक है। मेहनत कीजिए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेहनत पर देखो डिपेंड करता है ना। आप सोचो कि कहीं नहीं, हम तो मोस्ट टाइम पे बता दिया, कहीं किसी ने वो उठा लिया, वो उस चैनल से पढ़ लिया, उस चैनल से पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। किसी भी एक चैनल पे फोकस कीजिए और उसको ध्यान से ईमानदारी से पढ़िए। उस पर यदि आपको ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, आपको उसका चैनल पूरा खोल के देखो, ठीक है। उसका चैनल जो है पूरा खोल के देखो आप। तो आपको यदि लगता है कि हाँ ये बंदा जो है, ये सर जो भी हैं ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, या ये भैया जो भी हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं, हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तो उसी चैनल को आप चूज़ कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। यदि मेरा चैनल भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऐसा चैनल ढूंढिए जहाँ पर आपको थोड़ा समझ में आता है, ठीक है, और आप उसको अच्छे से याद कर पाते हो, ठीक है। तो वो चैनल आप चुनिएगा, ठीक है। देखो, दोहा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, है ना। दोहा छंद देखो, दोहा छंद बहुत ही सिंपल है, ये भी पूछा गया है। तो दोहा छंद जो है क्या है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है, अर्ध सममात्रिक। तो ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि दोहा कैसा छंद है, तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है ना। तो दोहा एक क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, दोहा कैसा छंद है या दोहा कैसा छंद है, तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे में कितने चरण होते हैं, दोहे छंद जो दोहा छंद है उसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें 11 मात्राएं होती है, और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है। तो सम चरण क्या होता है, जैसे देखना, ये यहाँ से यहाँ तक ये पहला चरण हो, ये कोमा लगा है ना, कोमा, तो यहाँ पर ये पहला चरण, ठीक है। और ये कौन सा चरण, ये दूसरा चरण, और ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा चरण, और ये चौथा चरण। तो बताओ इसमें सम चरण कौन सा होगा। सम चरण मतलब जिसमें 2 की टेबल चली जाए। सम किसको बोलते हैं, सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें दो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 ये यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, तो ये दोनों कौन से चरण है, सम चरण है, ठीक है। और यहाँ पर विषम चरण जिसमें 2 की टेबल नहीं जाती, 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये दोनों विषम चरण हो जाएंगे। तो सम चरण ये हो जाएंगे, विषम चरण ये हो जाएंगे। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल
होए। ठीक है, तो ये प्लीज आप एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। और साथ ही एक क्वेश्चन और मॉडल एग्जाम में पूछा गया था कि कुंडलियां और रोला, कुंडलियां और रोला मिलकर कौन सा छंद बनाते हैं। तो इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और यदि नहीं पता हो तो आप मुझे लिखकर भेज दीजिएगा कि कुंडलियां और रोला छंद से मिलकर कौन सा छंद बनता है ना। तो उसका आंसर मैं जरूर दे दूंगा आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन मॉडल एग्जाम में बार बार पूछा गया है, 2 सालों से रिपीट हुआ है। कौन सा, कि कुंडलियां और रोला मिलकर कौन सा छंद बनाते हैं, कुंडलियां और रोला मिलकर कौन सा छंद बनाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको एक आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, नहीं पता हो तो एक क्वेश्चन ही लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्लास फ्रेंड्स हम कल देखेंगे। तो कल हम क्या पढ़ने वाले, सोरठा छंद, सोरठा पढ़ेंगे, है ना, सोरठा छंद पढ़ेंगे। और भी मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आप प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ। और आप बिल्कुल, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स सभी को प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट होता हूँ इससे, और मैं और अच्छे अच्छे आपके लिए क्लास ला पाता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना स्टेटस इस वीडियो को ज़रूर बनाइएगा ताकि सभी को फ़ायदा मिले। ठीक है, और थैंक यू, और ऐसे ही बने रहिएगा, और प्लीज़ इनको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।